जहां कोविड का साइलेंट अटैक खास पेशकश में आज हम बात करेंगे इसी मसले को लेकर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कोरोना का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला है, बल्कि अब इसको एक साइलेंट किलर के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक और दुनिया कोविड-19 संक्रमण से जूझ रही है, लोगों की रिकवरी का प्रतिशत तेज हुआ है और वैक्सीनेशन का काम दुनिया भर के अलग अलग देशों में युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन सब के बीच में एक स्टडी में सामने आया कि घर पर ही रहकर कोविड से उबरने वाले लोगों का ब्लड फिल्टर करने वाले अंग किडनी में दिक्कत पहुंच सकती है। यहां तक कि जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी नहीं है, उन्हें भी एंड स्टेज किडनी डिजीज का खतरा दोगुना हो गया है। और एक स्टडी जर्नल ऑफ द अमेरिका सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में रिपोर्ट की गई है और आंकड़ों से पता चलता है कि हल्के से मध्यम कोविड रोगियों में से 7.8 लोगों को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तक पड़ेगी। मसूरी स्थित सेंट लुइस हेल्थ केयर सिस्टम वेलनेस अफेयर्स में क्लिनिकल एपिडेमोलॉजी सेंटर में निदेशक जियाद एल अली के मुताबिक अली बताया जा रहा है कि छोटी संख्या नहीं है ये, और इसमें अमेरिकियों का या फिर वैश्विक स्तर की आबादी से अगर गुणा किया जाए तो एंड स्टेज किडनी के कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। ये वास्तव में एक बड़ी संख्या है और एक दशक या उससे कुछ समय बाद हमारे जीवन को एक नया मोड़ भी दे सकता है। इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि एली और साथ ही उनके सहयोगियों ने इस साल अप्रैल में डेटा इकट्ठा किया था, उसमें रिसर्च की गई थी और उन्होंने वेटरन्स हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में रूटीन डिलीवरी के दौरान खून के थक्के, डायबिटीज, सांस लेने में दिक्कत, हृदय, लीवर, किडनी डैमेज के साथ साथ अवसाद, चिंता, मेमोरी लॉस का इलाज कराने वालों का डेटा जुटाया था। एलएलई की हालिया रिसर्च में 82,216 यूजर्स पर शोध किया गया और उनकी तुलना इन लोगों की स्थिति में की गई जो किडनी की बीमारी से तो जूझ ही रहे हैं लेकिन कोविड संक्रमित नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि घर में ही भर्ती किए गए कोविड रोगियों में 6 महीने के भीतर गुर्दे में खतरे का जोखिम 23% से ज्यादा बढ़ गया। और ऐसी स्थिति जब ब्लड की फिल्टरिंग करने वाले, यानी कि अगर देखा जाए कि जो एक ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है, उस बाबत भी जो प्रोसेस होता है उसमें प्रभाव पड़ता है। इस स्टडी में डॉक्टर्स को सलाह दी गई है कि वो संक्रमितों का इलाज करते हुए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें और ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि ब्लड प्रेशर को 140/90 से कम रखें या अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ब्लड प्रेशर टारगेट का पता करें। कम नमक वाला खाना खाएं, फल और सब्जियों की डाइट बढ़ाएं और इसके अलावा एक्टिव रहें और अपनी तय कोलेस्ट्रॉल रेंज को बनाए रखें। साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयां लेते रहें और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार अगर आपको डायबिटीज है तो हर साल ब्लड और यूरिन की जांच कराएं और साथ ही ब्लड शुगर रेंज में रहे और एक जगह बैठे रहने की आदत ना डालें, एक्टिव रहें क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ब्लड शुगर स्तर को कंट्रोल करने में मदद करती है। जी, अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाकायदा कोरोना को साइलेंट किलर के तौर पर देखा जा रहा है और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान जी आपका भी, और साथ ही डॉक्टर एम वल्ली। आपको बता दें कि डॉक्टर अंशुमान यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशाला हॉस्पिटल में और डॉक्टर एम वल्ली हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं गंगाराम हॉस्पिटल में। सबसे पहले अंशुमान जी, साइलेंट किलर बताया जा रहा है यहाँ पर कोरोना को, क्या ये तमगा जो कोरोना को दिया जा रहा है साइलेंट किलर का, ठीक है क्या ये? बार बार एक्सपर्ट रहे हैं कि कोरोना एक इवॉल्विंग मेडिकल चैलेंज है। इसका मतलब यही है, साइलेंट किलर का मतलब ये हुआ। पहले सिंपली हम समझ रहे थे कि वायरस है, लंग को अटैक करता है, निमोनिया होता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की मौत हो जाती है। बाद में इवोल्यूशन में देखा गया कि कोरोना में के ट्रीटमेंट के स्टेरॉइड के यूज के कारण डायबिटीज हो रहा है। कोरोना इटसेल्फ ACE2 रिसेप्टर जो पैंक्रियाज में आइलेट सेल्स को डैमेज कर रहा है जिसके कारण डायबिटीज है। माइक्रो एंजियोपैथी किडनी में कर रहा है, किडनी की समस्या आ रही है। हार्ट में माइक्रो क्लॉट बना रहा है, हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। स्ट्रोक कर रहा है, ब्रेन फॉगिंग हो रही है, मेमोरी लॉस है। GI सिम्टम्स मतलब आंख के रिलेटेड समस्या जिसमें अपाचन, एसिडिटी जैसी समस्या, मतलब एक भी अंग ऐसा नहीं है जिसको नहीं छोड़ा हो। मैं कैंसर सर्जन हूँ, जब कोरोना से रिकवर मरीजों में कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ, उन ऑर्गन में जैसे उदाहरण के तौर पे कोरोना उसको निमोनिया हुआ है, लंग में हुआ है और मैं सर्जरी कर रहा हूँ उसके नेक की, उसके स्तन की, उसके पेट की, वहां भी चेंजेस पाए गए हैं जिसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कोरोना वायरस बॉडी के हर
अंग को कहीं न कहीं से इम्पैक्ट कर रहा है। कोई ऑर्गन मैनिफेस्ट कर रहा है डिजीज फॉर्म में, कोई ऑर्गन बिना बीमारी के मैनिफेस्टेड चुप रह जाता है, साइलेंट रह जाता है और बाद में कभी चेंज जाते हैं। इसलिए एहतियातन ये जरूरी है कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं या इवन एसिम्प्टोमेटिक कोविड का संक्रमण हुआ है, कोई भी लक्षण को इग्नोर ना करें। अगर शुगर फ्लक्चुएट करे, डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं भी हो, जरूर फिजिशियन को मिले। यूरिनरी प्रॉब्लम हो या किडनी फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल हो, जरूर फिजिशियन को मिले। बीपी की प्रॉब्लम हो, फिजिशियन को मिले। सांस की तकलीफ हो, फिजिशियन को मिले। हार्ट की तकलीफ हो, मिले। कहने का मतलब कोई भी चीज इससे संबंधित हो सकती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर एम वली, यहाँ पे जो रिसर्च पाई गई है उस रिसर्च में बताया गया है कि जो रोगी घर पर ही इलाज जिनका चल रहा था, उनके 6 महीने के भीतर गुर्दे में जो खतरा हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो प्रभावी क्षमता रही है लगभग 23% तक बढ़ गई है। तो क्या ये जो फैसला था कि जो कम प्रभावित हैं कोरोना से उनका घर पर इलाज होना चाहिए, ये फैसला थोड़ा खतरनाक हो गया क्या? नहीं, इसमें दोनों कैटेगरी में ये चीजें जो है वो देखी जाएंगी, आगे भी देखी जाएंगी। और हमने कई बार आपके प्रोग्राम में लॉन्ग हॉलर का वर्ड यूज किया है, लॉन्ग कोविड का वर्ड यूज किया है। और ये बात बिल्कुल तय है कि कोरोना सर के बाल की जड़ से लेके पैर के नाखून तक शरीर को इन्वॉल्व करता है। जब कोरोना प्रोलॉन्ग हो जाता है तो कोरोना का जो वायरस का असर है, या जिसको हम प्रोटीन्स कह सकते हैं वायरस का, वो प्रोटीन ब्लड में कुछ समय तक सर्कुलेट होते रहेंगे और वो ऑर्गन को डैमेज करेंगे। जहां तक किडनी की हम आज बात करने जा रहे हैं, किडनी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है बॉडी का, और किडनी में ऐसा कोई अलार्म नहीं होता है कि जैसे हार्ट में चेस्ट पेन होता है। हार्ट में तो हो जाता है सडन चेस्ट पेन हो गया, पसीना आ गया, घबराहट हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया और आप लेट गए और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया, आप बच गए। लेकिन किडनी धीरे धीरे उसमें घुन लगता रहता है, वो किडनी खराब होती रहती है, डैमेज होती रहती है, और पता लगता है बहुत बाद में जाके जब सूजन आने लगती है। या इसी तरह इसमें जो इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन की हम बात करते रहे हैं, इंटरल्यूकिन वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं जिनको नंबर्ड किया गया है। इसमें खासतौर से 6 और 12 नंबर का इंटरल्यूकिन काम करता है। तो वो शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनसे चिपक जाता है जाके, और हार्ट और किडनी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हार्ट, किडनी, और आजकल बहुत सी ऐसी रिसर्च भी हो रही है जो दवाएं हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं वो किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो चीज है इसमें पेशेंट को कभी भी आगे चलकर किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और वो किडनी की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा कि कुछ लोगों को पहले से डायबिटीज नहीं थी, उनको डायबिटीज हो गई, अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने। इसी तरह ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसके कई मैकेनिज्म हैं किडनी इन्वॉल्वमेंट के, और उनके जरिए बॉडी की किडनी का मुतासर होना, किडनी का फंक्शन खराब होना, आगे चल के जो है किडनी का इफेक्ट होना, बहुत ये नेचुरल एक चीज है जो कि 7-8% लोगों को हो रहा है। और बहुत से लोगों को आज की तारीख में अभी पता भी नहीं होगा और उनका किडनी फंक्शन इफेक्ट हो चुका होगा। आपको याद होगा जो शुरू में चाइना से विजुअल्स आए थे उनमें डायलिसिस की मशीनें दिखाई जा रही थी और ब्लड घूम रहा था, तो हम लोग देखते थे कि ये तो एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, इनको डायलिसिस हो रहा है इन मरीजों को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि एक्यूट इसमें इन्वॉल्वमेंट होना और दूसरा क्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट होना, लॉन्ग हॉलर पेशेंट का बन जाना, लॉन्ग कोविड हो जाना और बाद में किडनी की बीमारी सामने आना, ये एक सीक्वेंशियल चीज है जो बहुत बड़ी बात है। और ये हमको आगे चल के पेशेंट्स को भी समझानी होगी और हमको भी समझनी होगी। जो शुरू में जो डॉक्टर साहब ने, अंशुमन जी ने एक सेंटेंस बोला था वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि अभी हमको कोविड को आगे समझते रहना है और क्या क्या होगा वो भी हमको शायद बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, अभी जिस तरीके से हमने देखा है उसमें पिछले कुछ दिनों में ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जिन दवाइयों से बाकायदा कोविड का इलाज किया जा रहा है उसमें भी कुछ हद तक साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। तो ये जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कोरोना का, जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं,
क्या इसमें पूरी भूमिका इस वेरिएंट की ही है, या फिर ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं कुछ दवाइयों का भी साइड इफेक्ट है जिसके चलते ये प्रभाव लॉन्ग टर्म तक देखने को मिल रहा है बॉडी के अंदर, जो लोग कोरोना से बाद में उभर के सामने आए हैं? देखिए, मॉडर्न मेडिसिन की कोई भी दवाई ऐसी नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ। लेकिन हमें बैलेंस क्या करना होता है कि फायदा ज्यादा हो, साइड इफेक्ट कम हो। जैसे एस्पिरिन की गोली कितनी छोटी सी चीज है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन एस्पिरिन की गोली हम लेते हैं। इस दरमियान कोरोना के सेकेंड वेव के दरमियान ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत हुई। लोगों ने अपने आप से जाके स्टेरॉइड मेड्रोल की गोली काउंटर पे खरीद के खाई। रेमडेसिविर का इस्तेमाल आपने देखा भी, डॉक्टर के सलाह के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना कालाबाजारी हुई और नकली रेमडेसिविर तक बेची गई। रेमडेसिविर की क्या जरूरत सब में थी? ओवर यूज, मिस यूज एंड डिस यूज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ज्यादा खतरनाक है कोरोना से, इसलिए उस पे हमें कंट्रोल करना था, जो नहीं हुआ। वो एक साइड इफेक्ट कारण हो सकता है, लेकिन इट्स स्टिल अंडर मेडिकल सुपरविजन जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है, स्टेरॉइड हमारी बहुत पुरानी मेडिसिन है, उसमें इतना साइड इफेक्ट नहीं होता जितना देखा गया ओवर द काउंटर स्टेरॉइड मेडिसिन के इस्तेमाल से। रेमडेसिविर का इतना बुरा असर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन रही जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन रही जिसका ओवर यूज किया गया। लेकिन जब मेडिकल साइंस ने रियलाइज किया कि इस मेडिसिन का फायदा नहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है, तो उसको आईसीएमआर ने भी अपने गाइडलाइन से ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। मेडिकल साइंस ईगोलेस साइंस है, इसमें अपने रिसर्च को हर समय हम ही क्रिटिक्स होते हैं, हम डॉक्टर्स ही क्रिटिक्स होते हैं। जब उसमें कमी दिखती है हम उसको बाहर कर देते हैं अपने प्रोटोकॉल। बिल्कुल। डॉक्टर एम वली, लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि देखिए किडनी को इफेक्ट होगा, यहाँ पर हार्ट को इफेक्ट करेगा, बाकी जो बॉडी के ऑर्गन है उनको इफेक्ट करेगा, लेकिन घातक किस हद तक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, कितनी कल्पना की जाए कि ये जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म ऑर्गन्स के अंदर, वो कितना खतरनाक हो सकता है, क्या लिमिट है उसकी? बहुत से लोग ऑक्सीजन पे चले गए हैं, बहुत दिन से ऑक्सीजन पर हैं। अभी कल ही मेरे पास एक एल्डरली पेशेंट आए थे, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, कई हॉस्पिटल्स में वो एडमिट हुए और उनकी सीटी स्कैन में कोरोना की फाइंडिंग थी और उनको वो कन्विंस नहीं थे कि मुझे कोरोना की वजह से ये हुआ है। तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर छोटा वाला लेके आए थे मुझसे मिलने, और मैंने जब उनका इकोकार्डियोग्राम करवाया तो उसमें भी उनको ऑक्सीजन लगा के लेटना पड़ा। तो ये लंबा चलता है। 7 से 8% लोगों में जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनमें थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा होगी, 20 के करीब होगी, और जो घर पे जिनका ट्रीटमेंट हुआ है उसमें 7-8% होगी। तो इतने परसेंट लोगों में ये लॉन्ग हॉल सिंड्रोम होगा, किसी भी शक्ल में हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन डिपेंडेंसी नहीं होने दी जाए, इसके लिए हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। उनके लंग्स का इवेल्युएशन टाइमली करना पड़ेगा, उनको लंग्स की एक्सरसाइजेस बतानी पड़ेगी। आप दवाओं की बात कर रही थी, बहुत कॉमनली जब ब्लैक फंगस आया था, मुझे याद है बहुत से लोगों को उसकी दवा से, जो एंटी फंगल दवाई थी, उससे भी किडनी इन्वॉल्वमेंट हुआ था। तो किडनी के अलावा लंग का इन्वॉल्वमेंट, बॉडी का इन्वॉल्वमेंट, दूसरे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट, ये सब देखने को मिला। और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी जब कोरोना के बाद कुछ कार्डियक सिम्टम हुए तो मुझे 8 साल पहले मैंने अपनी एंजियोग्राफी कराई थी। मैंने भी जाके अपनी एंजियोग्राफी करा के अपना चेकअप करा के कहीं मेरे हार्ट में तो कोई डैमेज नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट्स को डॉक्टर्स के फॉलोअप को, डॉक्टर से संपर्क को छोड़ना नहीं है। उनको अगले आने वाले कम से कम 1.5 साल तक डॉक्टर के संपर्क में रहना है और अपनी को बीपी को उनको बताना है। और बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स ने पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें वो पेशेंट्स को बुलाते हैं फोन करके कि आप आइए, चेकअप कराइए, कम से कम फेफड़े का और हार्ट का बेसिक चेकअप कराइए। तो ये जरूरी है। लेडीज में हेयर फॉल से बहुत चिंता है, लेडीज के फोन आते हैं मेरे पास के, डॉक्टर साहब बाल बहुत गिर रहे हैं, क्या करें? तो उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ये क्रॉप आएगी आपकी बालों की, आप निराश ना हो, 3 महीने के बाद अच्छे बाल आपके निकलेंगे। लेकिन एहतियात रखें, खाने पीने पे बहुत ध्यान रखें, फल फ्रूट खाएं, जिंक खाएं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बालों के लिए, कैरोटीन वगैरह है जिन चीजों में, वो खाएं। तो आपका सवाल प्रियंका जी बहुत जायज है कि कोरोना के जैसे स्वरूप बिगड़ रहे हैं, कोरोना के जैसे म्यूटेशन हो रहे हैं, उसकी तो हम खबरगिरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे कोरोना से बचे हुए पेशेंट हैं उनकी भी खबरगिरी हमको रखनी है, करनी है, और उनको बुला बुला के देखना है
कि भैया आके दिखा दो। किडनी साइलेंट होता है, ये जो आपने आज बात की है ये साइलेंट होता है। इसमें मैंने शुरू में ये बताया था कि हार्ट तो अलार्म दे देता है, लेकिन किडनी का अलार्म बहुत देर बाद आता है, वो डैमेज होती जाती है। इसी तरह डॉक्टर साहब ने बताया था भी पेनक्रियास डैमेज हो जाएगा, तो 30% पेनक्रियास डैमेज होने के बाद डायबिटीज होती है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अपने फंक्शन को कॉम्पेंसेट करते रहते हैं और अपनी अलामत को जाहिर नहीं होने देते। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन बना कुछ लोगों को कोविड के बाद, तो पता नहीं चला, रूटीन अल्ट्रासाउंड में पता लगा। तो डायबिटीज को चेक कराना है, वेट को चेक रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को चेक रखना है, किडनी का फंक्शन कम से कम 3 महीने में एक बार करा लेना है। डॉक्टर अंशुमान, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, डॉक्टर एम्बली से सवाल करूं कि किस तरीके से बचाव हो सकता है, उससे पहले एक और यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर क्या परसेंटेज है। भाई कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों में छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। परसेंटेज कोरोना की उनकी बॉडी के अंदर बहुत कम रही और वो बहुत जल्दी रिकवर भी कर गए। तो आखिर वो कोरोना का कौन सा एक बाकायदा पैमाना है, या फिर ये मानकर चला जाए कि कितनी गंभीर एक परसेंटेज होगी जिस पर ये मानकर चला जाए कि इन पर आने वाले समय में इनके ऑर्गन्स पर इफेक्ट हो सकता है? क्या जिनको हल्का फुल्का इन्फेक्शन था उनके लिए भी खतरे की घंटी है, या फिर जो गंभीर तौर पर बीमार हुए उनके लिए भी? उनके लिए तो खैर अगर देखा जाए तो है ही। डॉक्टर अंशुमान। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इसमें डॉक्टर एरिक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के जो एडिटर इन चीफ हैं, बहुत पहले पिछले साल ही पोस्टमार्टम, जिसको ऑटोप्सी करते हैं, जिनका अनफॉर्चुनेट देहांत हो गया आईसीयू में, उनकी लंग की पोस्टमार्टम करके निकाला था कि माइक्रो एंजियोपैथी मतलब लंग के छोटे ब्लड वेसल्स में क्लॉट बने और उस क्लॉट के कारण वहां ऑक्सीजन प्रोफ्यूजन कम हुआ। इसके सेकेंडरी, इसके कारण लंग डैमेज हुआ, निमोनिया हुआ, उसके बाद सारे सिम्टम्स थे। उसी के बेस पे सारा इवॉल्विंग प्रोसेस चला। बाद में जब पाया गया कि जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनमें पोस्ट जो डॉक्टर बली साहब कह रहे थे लॉन्ग हॉल कोविड, उसमें ज्यादा देखा गया। ये तो सच है, ये डॉक्टर एरिक के जर्नल के रिसर्च से पता चला। लेकिन कुछ केसेज ऐसे साइलेंट डायबिटीज वाले, साइलेंट किडनी फेलियर वाले ऐसे भी निकल के आए जिनको माइल्ड सिम्टम या एसिम्टोमेटिक कोरोना केसेस कांटेक्ट में आए और उनमें भी देखा गया। मतलब कोरोना वायरस गया, उनको अपेरेंटली डैमेज नहीं किया, लेकिन बाद में देखा गया कि इनमें डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर रह रहा है, कारण कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हमें ये पता चला कि बीटा सेल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में उसका डैमेज कर चुका है। उसमें 30% केसेज रिवर्सिबल होते हैं, मतलब वापस नॉर्मल कोर्स में आते हैं। 60% प्रॉब्लम डायबिटीज में चले जा रहे हैं। इसलिए जैसा वली साहब ने कहा कि 1.5 साल आप फॉलोअप में रहें, क्लोज सुपरविजन में। वली साहब खुद फिजिशियन हैं, लेकिन क्या कहा इन्होंने कि मैंने अपनी एंजियोग्राफी दोबारा करा ली। क्यों कराई? एहतियात ही, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो भी कोरोना के संक्रमण में आए हैं, संक्रमण के संपर्क में आए हैं, उन लोगों के लिए जरूरत है कि आप अपना मेडिकल चेकअप एंड फिजिशियन के संपर्क में रह के इसकी जांच एहतियात के तहत कराते रहें। बिल्कुल, यानी कि जो चेकअप है वो रूटीन में रहना चाहिए। डॉक्टर एम्बली, चलिए ये तो हुआ कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए। अब जरा वैक्सीन को लेकर भी बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली और उसके बाद वो थोड़ा बहुत प्रभावित होते हैं कोरोना से, उन पर इन्फेक्शन आता है, क्या उनके लिए भी ये साइलेंट किलर के तौर पर ही काम करेगा? वैक्सीन की क्या भूमिका होगी? देखिए, पहले तो वैक्सीन की ये भूमिका है कि 30% लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ। जो 70% बच रहे हैं जिसमें वैक्सीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, उनको अपनी भूख का चार्ट रखना है, वेट का चार्ट रखना है, ब्लड प्रेशर का चार्ट रखना है, कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम हो उसका चार्ट रखना है, फॉरगेटफुलनेस, ऐसे माइनर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम्बली और डॉक्टर अंशुमान, आप दोनों का जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉक्टर अंशुमान बता भी रहे थे, डॉक्टर एम्बली भी कह रहे थे कि जरूरत है कि आप अपना पूरी तरीके से ख्याल रखें, डॉक्टर के टच में रहिए।